ये मैंने ये इंटरव्यू किया है विकास के साथ, मेरे को तो बहुत मजा आया, तो तुम ये भी देख लेना। और ये देखने के बाद सोनी लिव पे जाके अनकॉमन सेंस भी देख लेना। अच्छा शो बना रहे हैं ये लोग, मैंने सुना है। जो अनहोनी थी वो होनी हो गई। इंस्टाग्राम की नज़्मा आपी अब सोनी की सलोनी हो गई। बहुत बहुत स्वागत है सलोनी जी आप। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। जो नज़मा अपी थी अब सलोनी कैसे हो गई? ये लॉकडाउन का ही बेनिफिट मुझे मिला है। मैं तो बहुत मतलब लॉकडाउन मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा इसी तरह से कि कॉलेज नहीं जाना पड़ा, तो मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं वीडियो बना पाती थी। हर दिन लगभग मैंने एक वीडियो डाला, और वहीं से शायद सोनी से किसी ने तो मेरा काम देखा, उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने ये शो देने का सोचा। मतलब ये मान सकते हैं कि अभी तक जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक या यूट्यूब पर जो है हम सलोनी को नहीं देखते थे, हम नज़मा को देखते थे, लेकिन यहाँ पर अब सलोनी और नज़मा दोनों को देख सकेंगे अनकॉमन सेंस में। हाँ, एग्जैक्टली, ये एक बहुत सही आपने बात कही, क्योंकि हमने जब शो डिसाइड किया था तो हमने ये सोचा था कि लोग मेरे कैरेक्टर्स से तो मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने सलोनी से कभी मुलाकात नहीं की है कि मैं क्या बोलती हूँ। मैं एज सलोनी वीडियोस कम बनाती थी, लेकिन यहाँ मुझे वो करने का मौका मिल रहा है शो में कि मैं स्टैंड अप करती हूँ एज सलोनी, लोग मेरी बातें सुनते हैं। मैं इससे पहले भी जो न्यूज के ऊपर कुछ चीजें बोलती थी वो नज़्मा आपी के स्टाइल में होती थी, एक वीकली रैप करके मैं अपने यूट्यूब पर एक शो करती थी। तो लेकिन अब वो सलोनी की तरह, और लोगों को वो देख के बहुत अच्छा लगा कि फाइनली हम आपको एक टाइटर फ्रेम से खड़े हुए देख रहे हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बैठे हुए दिखती थी। मैंने कभी खड़े होकर भी वीडियो नहीं बनाया था अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। तो अब लोगों को ये भी एक नई चीज मिली, और हमेशा यही शिकायत रहती थी कि 1-2 मिनट का वीडियो होता है छोटा सा, जैसे मजा आने लगता है खत्म हो जाता है। अब लोगों को ये भी मिल रहा है कि 15-20 मिनट दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। मतलब लोगों को पता भी चलता है कि भाई सलोनी जो है कैसी दिखती है, ओवरऑल सलोनी कैसी दिखती है, लेकिन नहीं तो सिर्फ जो लोग आपके फेसबुक प्रोफाइल पे जुड़े होंगे, जो आपके ओरिजिनल उस पे देख पाते होंगे आपको। जी जी। अच्छा, अब थोड़ा सा अनकॉमन सेंस के बारे में बताइए, जो दर्शक जो सोनी लिव पे नहीं देखते हैं शो, तो उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब किस तरीके का शो है और इसको क्यों देखा जाना देखिए, चाहिए। जो लोग सोनी लिव पर नहीं देखते हैं ऐप पर, तो वो यूट्यूब पर देख लो यार, पर देख लो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया और इंडिया में ऐसे शोज कम बनते हैं। और मतलब अभी तो जैसा माहौल है कि किसी को भी उठा के इधर उधर ले आते हैं। हम बहुत एक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बोल दें ह्यूमरसली, ताकि लोग ऑफेंड भी ना हो और बात को समझ भी पाए। तो इसके लिए देखो। और कि पहले ही आता था, जैसे मैं तो उस टाइम पर आई थिंक मैं बहुत छोटी थी, या फिर मैं थी ही नहीं जब वो आता था। जसपाल भट्टी सर का फ्लॉप शो था, मूवर्स एंड शेकर्स था। तो ये सब शो अब हमारी जनरेशन ने नहीं देखे हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जो लोग, हम लोग जो 22, 23, 21 साल के लोग हैं, वो सब इसे देखें और पसंद करें। क्योंकि क्या है कि सटायर आजकल वही है ना, कि लोग इतना जल्दी से किसी भी बात पे भड़क जाते हैं, हर चीज बॉयकॉट हो जाती है। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ी चीजें, कि जितने भी हमारा पहला एपिसोड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था, हमने ट्रोलिंग के ऊपर बात की, हमने विमेन सेफ्टी के बारे में बात की है। तो ये आजकल के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, पर कोई करता नहीं है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, इसलिए आप देखिए, और पसंद नापसंद करना वो आपके ऊपर है। एक बार ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन मीडिया मीडिया को लेकर भी आप हमेशा मीडिया को भी वहां अपने शो में जिस तरीके से चलता रहता है, ड्रग्स का मामला उठाया हो मीडिया ने, जो भी है, जो बहुत सारे अपने अंदाज में आप करती हैं, तो कभी कोई रिएक्शन नहीं आता है? देखिए, हमारा थर्ड एपिसोड ही जर्नलिज्म के ऊपर था, और सवाल उठाने की तो बात ही नहीं है। अब आप जैसी हरकत करेंगे तो उसके ऊपर मजाक करना तो बनता है। अब बिल्कुल आप ये सोचिए कि आप सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं, ये क्या क्या जर्नलिज्म रह गया है अब। तो इस पर अब मजाक बनाना तो बनता है। आप, आपकी हरकतें ऐसी हैं, तो अब फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना किसी और को। तो मतलब ये जो जवाब दिया है सलोनी ने, बिल्कुल ये गांठ बांध लेना चाहिए कि क्यों इस तरह के सटायर होते हैं, क्योंकि आपकी हरकतें उस तरीके की होती हैं। लूज बॉल देते हैं तो छक्का मारी देती हैं सलोनी उस पर। चलिए सलोनी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं एक कॉमन लड़की सलोनी गौड़, जो कभी यूट्यूब पर नहीं आई थी, जो इंस्टा पे नहीं आई थी। तो कैसा जीवन चल रहा था और कैसे फिर शुरू किया आपने? तो मैं बहुत खुश थी हर दिन स्कूल जाकर। मुझे स्कूल जाने में बहुत मजा आता था, मैं वहां पे भी स्टेज पर एक्टिव होती थी। और जो चीज अब मैं फोन पर करती हूँ, वो मैं ऑलरेडी स्कूल में कर रही थी। मैं अपने टीचर्स की मिमिक्री करती थी, मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मिमिक्री करती थी स्कूल में। तो वो देखकर सब खुश रहते थे, और वो ही लोग मेरी ऑडियंस थे, वो मेरी प्राइमरी ऑडियंस वही लोग थे, कि मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स। फिर क्या था कि जब मैं 2017 में मैंने कॉलेज के लिए मैं दिल्ली मूव की, और मेरे पेरेंट्स ने तब मुझे पहली बार फोन दिलाया, और मैंने तब पहली बार ये सारे एप्स एक्सप्लोर किए कि फेसबुक अच्छा ऐसा होता है।
मुझे मालूम सब कुछ था, बट मुझे ऐसे नहीं पता था कि जैसे इंस्टाग्राम पर मुझे लगता था सिर्फ फोटो डाल सकते हैं आप, वीडियो डाल ही नहीं सकते। ये सब मैंने बाद में मुझे मालूम चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बाकी क्रिएटर्स को देखा, मैंने कहा ये तो मैं ऐसे चलते फिरते ऐसे जोक मार देती हूँ, तो मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ वो जोक उधर, इससे अच्छा तो मैं वीडियो में बनाकर बाकी लोगों को भी हंसा सकती हूँ। तो पहले तो मेरी ऑडियंस बहुत कम थी कि 100 लोग देख रहे हैं, और उनमें से 50 तुम मेरे दोस्त ही हैं जो कॉलेज में मिले, जो स्कूल में थे। पर मैं खुश थी क्योंकि वो मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में ज्यादा करने के लिए कुछ था नहीं, पहली बार था कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर आई थी, तो मुझे भी कुछ चाहिए था। टीवी भी एक ही होता था हॉस्टल में जिसपे 100 बच्चे बैठ के देख रहे होते थे, तो मजा भी नहीं आता था। तो ये मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए शुरू किया था, तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि कितने लोग देख रहे हैं। और लेकिन जब बाकी ज्यादा लोगों ने देखना शुरू करा, तब मोटिवेशन भी मिला कि ओहो अब तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, लोग आ रहे हैं हर दिन देखने, तो आपको भी बनाना चाहिए। तो वैसे ही धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंच गए। एक मुझे लगता है वो पॉल्यूशन वाला ही वीडियो था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ और सबसे ज्यादा देखा गया, और जिससे सलोनी गौर बतौर नज़मा अपी जो है एस्टेब्लिश हो गई। हाँ, वो मेरा पहला वीडियो था जो वायरल हुआ था। और मुझे याद है कि तब इंस्टाग्राम में कुछ तो ग्लिच था, मैंने वो वीडियो बनाया भी बिल्कुल ऐसे ही था कि पहले मैं ज्यादा एफर्ट नहीं डालती थी अपने वीडियो में। मेरा हमेशा से यही था कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पर बाकी प्रोडक्शन में तो कोई पैसा नहीं खर्चना है। मैं हॉस्टल की सीलन वाली दीवार के आगे ही बैठकर अपना जो भी मेरे पास फोन था उसी में वीडियो शूट करके मैं ऐसे ही अपलोड करती थी। ना मुझे ये होता था कि मुझे अच्छा दिखना है, कुछ नहीं, बस मैं जो बातें बोल रही हूँ वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो पोल्यूशन वाला भी ऐसे ही था कि एक दिन मैं हॉस्टल में ही थी और मैं सोकर जागी, तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने ऐसे ही नींद से उठ के मैंने मुंह तक नहीं साफ किया अपना, और मैंने ऐसे ही वो वीडियो बना के डाल दिया। और इंस्टाग्राम पर कुछ तो ग्लिच था, मैं अपना कैप्शन भी अपलोड नहीं कर पाई थी, और वही वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ। और उसके आई थिंक 5-6 दिन तक तो कुछ एंगेजमेंट नहीं था उस पोस्ट पर, लेकिन उसके बाद वो मुझे ही व्हाट्सएप पर मिलना शुरू हो गया। और मैं तब बनारस में थी, हम पहली बार बनारस घूमने गए थे, वहां मेरा नेटवर्क भी अच्छा नहीं था। फिर मुझे मेरे दोस्तों के कॉल आए कि अरे ये वीडियो तो बहुत चल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब पहली बार आपको नहीं पता होता है ना कि वायरल वायरल होना कैसा होता है। फिर वो वीडियो जब मुझे व्हाट्सएप पर मिलना शुरू हुआ, खुद का ही वीडियो, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये घूम कर मेरे ही पास आ रही है, तो इसे कहते हैं वायरल होना। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि पहली बार लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ, क्या है। अच्छा, इन सब के बीच जो है आपका एक दो तकिया कलाम है, जिस तरीके से आप बतौर नज़मा आप भी बोलती थी, और इसके अलावा जो है डायलेक्ट आपने पकड़े थे। ये तकिया कलाम वही इंस्टाग्राम के बंदों और जो आपकी लैंग्वेज थी, अरे भैया ये सब कहाँ से आया? मतलब क्योंकि आप मतलब टिपिकल वैसी फैमिली में कभी रही नहीं होंगी जहां इस तरीके की भाषा बोली जाती है, तो कैसे आपने इस स्लैंग को पकड़ा? मेरी फैमिली में कोई ऐसे बात नहीं करता है, लेकिन मैं जिस शहर से हूँ, मैं बुलंदशहर से हूँ, वो वेस्टर्न यूपी में आता है। तो वहाँ ये डायलेक्ट बहुत यूज होता है, और मैं जिस मोहल्ले में रहती थी तो वहाँ लोग ऐसे बोलते थे, काफी लोग थे जो ऐसे बोलते थे। और मेरे पापा के बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो वो ईद पर घर आते थे। मैं तो उनसे वैसे नहीं मिलती थी कभी, जैसे मेरे फादर की जो शॉप थी वो उनके कस्टमर्स थे ज्यादातर सब लोग, तो वहां तो नहीं मिली थी। लेकिन वो लोग जब घर आते थे ईद पर शीर वगैरह देने, तो मैं उन्हें बात करते हुए सुनती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अरे ये तो काफी अच्छी डायलेक्ट है। तो जब मैंने नज़मा आपी का कैरेक्टर सोचा था, बहुत रैंडमली ये कैरेक्टर सोचा था मैंने, ईद के दिन मुझे ऐसे ही आइडिया आया कि चलो ईद की प्रिपरेशन पर वीडियो बना देते हैं। तो मैंने सोचा ईद की प्रिपरेशन पे एक अगर मुस्लिम वुमन कुछ बोलेगी कि मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। तो मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे वही लैंग्वेज आती थी, क्योंकि मैंने वही डायलेक्ट सुना था, तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा प्यारा डायलेक्ट है, इतना प्यार से इसमें बोला जाता है, तो वो कर देते हैं। और पहले मुझे क्या था कि पहले मुझे ये भी लगता था कि ये सिर्फ बुलंदशहर का डायलेक्ट है और कहीं जगह इस तरह से कोई नहीं बोलता होगा। फिर मैंने ओल्ड दिल्ली में सुना ऐसे लोगों को बात करते, मैंने कहा अरे ये तो फिर सबको समझ में आएगा कि ओल्ड दिल्ली में भी लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब ये सिर्फ हमारी जगह की चीज नहीं है, ज्यादा लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने फटाफट ऐसे ही बना दिया था, और बहुत रैंडमली ऐसे। तब मैं स्क्रिप्ट भी नहीं लिखती थी ज्यादा, मैं बस कैमरा ऑन करके बोलने लग जाती थी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना तब। तो ऐसे ही मैंने बोलना चालू किया, और अचानक से आ गया कि तब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती थी, क्योंकि नया नया कैरेक्टर था। तो मैं बोलती थी कि अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदों, मेरा नाम है नज़मा आपी, और वो अचानक से आया। और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये तो इंस्टाग्राम के बंदों आज तक किसी ने बोला ही नहीं है, तो ये तो बहुत सही है। और फिर वो मैंने कंटिन्यू रखा वो चीज को। और ऐसे ही डायलेक्ट के लिए तो मैंने कुछ कीवर्ड्स ही पकड़े थे, अब इतने अच्छे से तो मुझे आता नहीं था। तो ये जैसे मोहल्ले को महल्ले बोलना, फोन को फोन बोलना,
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने कैच की थी और उन्हें ही वीडियो में इंक्लूड करा। और ये जो स्क्रिप्टिंग है, पूरी स्क्रिप्टिंग आप अपने कंटेंट की जब इंस्टाग्राम पे आता था तब तो खुद ही करती थी। अब जो शो है तो इसमें भी खुद करती हैं या इसमें स्क्रिप्ट राइटर्स मिले हुए हैं आपको? नहीं, नहीं, हाँ, मैं इंस्टाग्राम पर जो भी बनाती हूँ मैं खुद ही लिखती हूँ, लेकिन शो के लिए तो हमारे पास प्रॉपर राइटर्स हैं। मिले नहीं है, मतलब सोनी की साइड से हमें ही सब कुछ कह दिया गया था कि आप अपने हिसाब से देखिए। तो जिन लोगों का काम हमें पसंद था और जिन लोगों को हम जानते थे, तो हमने ही सिलेक्ट किया कि नहीं, हमारे लिए अगर कोई लिखेगा तो यही लोग लिखेंगे। और वो इवेंचुअली ऐसे ही लिखते हैं कि इन द एंड मैं ही बोलने वाली हूँ स्टेज पर, तो वो ऐसा ही होना चाहिए कि अरे ये तो सलोनी बोलेगी ही नहीं कभी भी, मेरी ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए। तो उन लोगों ने भी मेरा काम देखा था, इसलिए ये तालमेल अच्छे से बैठ जाता है। चलिए चलते चलते 2 सवाल और लेंगे। एक तो आजकल जिस तरीके के मतलब आप वीडियोस बनाती हैं या जिस तरह का कंटेंट है, तो आजकल क्या कंटेंट पर बड़ी चर्चा है और बहुत जल्दी लोगों की भावनाएं भी आहत हो जाती हैं। तो आप मतलब इसको किस नजरिए से देखती हैं कि जब कंटेंट कोई पेश करता है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो इंस्टाग्राम वीडियो हो, चाहे कोई शो हो, चाहे कोई फिल्म हो या सीरीज हो, तो भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। तो क्या इसमें कंटेंट को मतलब उस पे जो है नकेल कसी जानी चाहिए, उस पे कोई सेंसर होना चाहिए, या लोगों को जो उनकी भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती है उनको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। लोगों को पहले बात तो ये है कि आपको अपना कंटेंट खुद ही सेंसर कर लेना चाहिए। जैसे पहले क्या था कि मैं वीडियो सिर्फ कैमरा ऑन करती थी, मैं बोलने लग जाती थी। मैं अपना कुछ मुझे मालूम नहीं होता था कि नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाली हूँ। वो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू होता था। लेकिन अब क्या है कि जब आपको इतने लाखों लोग देख रहे हैं, तो आपको खुद भी समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे मैं खुद मानती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको जोक करने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग सच में बहुत सेंसिटिव है और लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और वो किसी एक रिलीजन की बात नहीं है। आप किसी के ऊपर भी मत कीजिए, क्योंकि ये है एक सेंसिटिव इशू। लोग लोग बुरा मान जाएंगे, तो क्यों फालतू में लोगों की भावनाओं को आपको आहत करना है। मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं जोक कर सकती हूँ, तो मैं उन पर करना पसंद करूंगी। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर ऑडियंस भी थोड़ा ये हो जाए कि ह्यूमर को ह्यूमर की तरह ले। अब जैसे आजकल तो लोग किसी भी चीज पर ऑफेंड हो जाते हैं, किसी भी चीज पर। अभी मैंने देखा था कि एक कोई तो एक्ट्रेस थी, उनके फादर की डेथ हुई, तो उन्होंने उसके कुछ दिन बाद ही अपने कुछ मैगजीन के कवर पर वो आई थी, तो उन्होंने वो पिक्चर्स अपलोड कर दिए। तो लोग उस पर ऑफेंड हो गए कि आपके पापा की डेथ हुई है, आप कैसे कर सकते हैं। अरे उनके पापा है, वो देख लेंगी। तो अभी इसका तो कोई वो ही नहीं रह गया कि लोग किस पर ऑफेंड होंगे नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी थोड़ा ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कि लोग कितने मतलब सेंसिटिव है, और लोगों को भी थोड़ा ये सोच लेना चाहिए कि भाई उस आदमी को भी इतनी गालियां ना दो, शायद उससे गलती हो गई है, या फिर थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव कम हो जाए, लोग ह्यूमर को ह्यूमर की तरह लें। आपको कभी फेस करना पड़ा कि आपके किसी कंटेंट को लेकर लोगों ने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपको मैसेज किया हो या किसी भी माध्यम से आपको बताया हो कि नहीं, इससे उनकी भावनाएं आहत हो गई? कभी ऐसा मोमेंट आया किसी वीडियो में? हाँ, हुआ है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ऐसा कम होता है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस काफी सपोर्टिव है। ट्विटर पर ऐसा बहुत बार हो जाता है, क्योंकि ट्विटर पे तो सबके अपने अपने एजेंडा चलते रहते हैं। तो वो वही है कि आप किसी एक चीज के बारे में बोल दोगे तो दूसरी साइड के लोग आ जाएंगे, किसी दूसरी साइड के बारे में बोल दोगे तो तीसरी साइड के लोग आ जाएंगे। तो वहां तो इसी बेसिस पर है कि लोगों को जब तक अगर वो सुनने को नहीं मिल रहा है जो वो सुनना चाहते हैं, वो आपको ट्रोल करेंगे। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूंगी। और कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे वो एक वीडियो देखेंगे और उन्हें लगेगा कि ये तो इस आइडियोलॉजी की है, आप दूसरी वीडियो में किसी और चीज पर बात कर दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं क्योंकि हर चीज के ऊपर जोक मारती हूँ, मैं अपना अच्छा जोक क्यों वेस्ट करूँ किसी एक चीज के लिए। मैं तो दोनों साइड पर जोक मारूंगी अगर दोनों लोग बेवकूफी कर रहे हैं। तो लोग इस कंफ्यूजन में भी कभी कभी रह जाते हैं कि अरे। और वो क्या होता है कि ट्विटर पे तो ये भी सिस्टम है कि एक वीडियो देखेंगे और फिर आपको गाली देना शुरू कर देंगे, अरे इस चीज पर बोला लेकिन उस चीज पर नहीं बोला। वो वॉटर बाउंड्री बहुत चलती है वहां पर। तो अब उससे मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया है कि अब क्योंकि वहां तो ये सबके साथ हो रहा है, चाहे किसी के 100 फॉलोवर है, चाहे किसी के लाखों फॉलोवर है, सबके साथ है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी हमसे बात करने के लिए, और हम चाहते हैं कि इस तरीके से जो आप का कंटेंट है उसको लोगों का प्यार और भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।